हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो 10th क्लास का लाइट चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने ढेर सारी चीजें सीख ली थी। मेरे फॉर्मूला सीखा और उसका न्यूमेरिकल्स बनाए हमने। आज हम उससे आगे बढ़कर नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं कि लाइट बहुत सारे फिनोमिनाज शो करती है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उससे अगला टॉपिक होता है, अगला फिनोमिना होता है, वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हमने बताया कि पोलराइजेशन को हम 12th क्लास में पढ़ लेंगे। 10th क्लास के अंदर केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या देखते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम दो अलग अलग मीडियम में लाइट को पास कराएंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट केवल सेम मीडियम में ही प्रोपेगेट कर रही थी। मान लो एयर से वो आ रही थी, ग्लास पे टकराने के बाद दोबारा से एयर में ही जा रही थी, यानी वहां पर केवल एक मीडियम था, एयर। यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लाइट को एक से अधिक मीडियम में पास कराएंगे। उस टाइम एयर से ग्लास में पास करा लें, एयर से वाटर में पास कर लें। यहाँ पर यानी कि दो मीडियम कम से कम होंगे जिनमें लाइट प्रोपेगेट या ट्रेवल करेगी। तो लिख लेते हैं इसमें एक बार डेफिनेशन। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another medium। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास दो मीडियम है। एक मीडियम यहां पर है M1, एक मीडियम ये है M2। ये वाला, ये बाहर जो सराउंडिंग में है वो M1 मीडियम है। मान लो यहां से रे इस तरह आ रही है, तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है ऐसे। मान लो इसको जाना था इस तरह से, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन है, पाथ है, लेकिन इस मीडियम के अंदर जैसे ये ट्रेवल करी थोड़ा सा बेंड हो गई। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहां पर इस इंटरफेस पर दो मीडियम थे, उसी तरह इस इंटरफेस पर भी दो मीडियम है। यहां पे क्या होगी, यहां भी लाइट दोबारा से डाइवर्ट होगी अपने पाथ से इस तरह से। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, जब भी दो मीडियम आपस में इंटरफेस पर बदलेंगे तो लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर कि क्या क्या टर्म्स इसमें हम लिख सकते हैं। तो यहीं पर लिख रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन कुछ टर्म्स हैं हमने उसमें सीखा था। हमने रिकॉल करो, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, वो जान लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो रे है, ये इनकमिंग रे है। इनकमिंग रे को हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। इसको हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे है ये आपकी इसने रिफ्लेक्शन शो किया है, तो हम कह सकते हैं इसको, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और जो
इस पॉइंट पर हम अपनी तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल। जानते हैं हम ऑलरेडी, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है इंसिडेंट एंगल। तो ये आपका आई इंसिडेंट एंगल है, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल होता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो आई क्या है? आई है इंसिडेंट एंगल, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है। आर जो है वो है रिफ्रैक्टेड एंगल। ये क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल हम जानते हैं कि नॉर्मल इंटरफेस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अगर मैं इस इंटरफेस पर, एक इंटरफेस ये है, इंटरफेस यानी जहां से दो मीडियम आपस में सेपरेट होते हैं उसे कहते हैं इंटरफेस। यहां पे एक इंटरफेस है, ऐसे यहां पर भी एक इंटरफेस है, ये वाला। अगर मैं यहां पर चाहूं तो यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये वाला एंगल आर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो ये आर है तो ये भी आर है। ये दो पैरेलल रेस, ये वाली नॉर्मल और ये वाली नॉर्मल, दोनों पैरेलल हैं ऐसे, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल जो होगा आपका, इसको एंगल को बोल रहा हूं, अलग नाम दे दिया मैंने, ई। ई क्या है? ई है इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ये आपका इमर्जेंट एंगल है। इमर्जेंट एंगल आपका इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है, आई इक्वल टू आर। ठीक है, लो ई, सॉरी, आई इक्वल टू ई, यानी कि इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल ये मोस्टली बराबर होते हैं रिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, ये वाली रे है, क्योंकि ये इस मीडियम से बाहर की ओर इमर्ज हो रही है, बाहर की ओर निकल के आ रही है, तो हम इसको इस रे को बोल सकते हैं इमर्जेंट रे। ये वाले रे को बोल सकते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, ये इमर्जेंट एंगल और ये आपका इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे टर्म्स मैंने थे लिखवा दिए, बहुत इजी टर्म्स हैं, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन के अंदर इन टर्म्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको जल्दी जल्दी लिखवा दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके रिफ्लेक्शन के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। कहा बंद कर दे, देखियो ये रख दे, सही आ रही क्यों? ठीक चल रहा है? ठीक है, जा। इसमें जानते हैं कि जो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो मैंने नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड करी है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो मैंने इस रे को नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंड किया है। ये कैसे किया है, क्यों होता है ऐसा? इसके लिए हमने मीडियम को और जानना है। हमारे जो मीडियम है ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रियल मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। तो मीडियम भी दो तरह के होते हैं, एक तो रियल मीडियम, एक डेंसर मीडियम। यहाँ पर M1 और M2 दो मीडियम है, ये दोनों एक दूसरे के या तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में रियल होगा या ये वाला इसके रिस्पेक्ट में डेंसर होगा। ये रियल और डेंसर किस बेसिस पर रहते हैं? ये
लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग रहते हैं, यानी हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग रहती है। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती है उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। यानी कि हम कह सकते हैं इट इज द मीडियम, या हम कह सकते हैं ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हाई एज कंपेयर टू अदर मीडियम या दूसरा मीडियम। यानी कि ये वो मीडियम है जिसके अंदर लाइट की स्पीड दूसरे की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, ये कौन सा मीडियम है? ये ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एज कंपेयर टू अदर मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं इज कॉल्ड रियल मीडियम। ठीक है, तो ये हमने बता दी डेफिनेशन इनकी दोनों की। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड अधिक हो दूसरे के कंपेरिजन में उसे बोलेंगे रियल मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो उसे बोलेंगे डेंसर मीडियम। इन नाम को भी आप नाम से डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। अगर थोड़ी आप ट्रिक बनाओ तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि रेयर की डेफिनेशन क्या थी या डेंसर की डेफिनेशन क्या थी, इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर रेयर है, और रेयर चीज क्या होती है? रेयर चीज वो होती है रेयर के अंदर कोई एबिलिटी, रेयर के अंदर कोई एबिलिटी हाई होती है, अधिक होती है। ट्रिक बन गई यहां से कि रेयर के अंदर कोई एबिलिटी हाई है, या क्या चीज हाई है? स्पीड हाई है। तो हम रेयर मीडियम वो है जिसके अंदर हाई स्पीड है ऑफ लाइट। और डेंसर को हम देख सकते हैं, डेंसर जो होते हैं वो बेचारे डिप्रेस रहते हैं। डिप्रेस रहते हैं यानी कि वो लो रहते हैं, तो डिप्रेशन की वजह से इनके अंदर लो रहता है। तो हम कहते हैं ये डिप्रेस है, यानी कि इनके अंदर लो है। लो क्या है? लो यहां पर स्पीड लो है। ठीक है, लो स्पीड। तो इस तरह से आप नाम से थोड़ी सी ट्रिक मार सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो कि रेयर मीडियम क्या था, डेंसर क्या था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर रेयर और डेंसर के बारे में पता लग गया। यानी कि अब हमको देखना है कि रेयर से डेंसर पे जाते वक्त लाइट का बिहेवियर कैसे रहता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं बोर्ड को साफ कर कर, हम जब सीखे इंपॉर्टेंट पॉइंट। when light passes from rare medium to denser medium, then it will bend towards normal। अभी जो मैंने केस कराया था उसमें आपने देखा था कि अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाए तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है ऐसे। तो आपने देखा ये इसका एक्चुअल पाथ था, है ना? यहां से ये इधर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है।
तो हम कह सकते हैं ऊपर वाला जो मीडियम है वो मीडियम रेयर रहा होगा, और ये वाला जो मीडियम है ये मीडियम डेंसर है, इसीलिए होएगा, है ना। इसके अपोजिट हम लिख सकते हैं, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा व्हेन लाइट passes from denser medium to rare medium, then it will bend away from normal, away from normal। तो ये वाला केस कहां बन जाएगा, ये वाला केस यहां बनेगा, देखो यहां डेंसर से डेंसर मीडियम में अब रेयर में जा रही है, तो मैं नॉर्मल बनाता हूं। अब अगर देखें तो इसका एक्चुअल पाथ ये होगा, ये वाला, यहां से ऐसे नहीं जाकर ये थोड़ी सी इधर डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाती है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि रेयर से डेंसर में जाई थी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रही है उस तरफ, और यहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, जब वो डेंसर से रेयर में आ रही है, यहां पर दोबारा रेयर मीडियम है बाहर, तो ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। ये वाला एंगल हमने देखा आई एंगल था, ये एंगल आर है। तो यही से हम तीसरा पॉइंट जान लेते हैं, या मैं कहूं इसी के अंदर मैं एक नोट और डालता हूं। इसको पहले वाला जो केस है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, उसी में नोट से देख लो कि इसके अंदर अगर हम देखें तो आई एंगल आर से बड़ा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। जब आपका ये वाला फर्स्ट केस रहेगा तो हमेशा एंगल आई एंगल आर से ज्यादा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखें तो मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है, तो अगर मैं केवल यही केस ले रहा हूं, यहां से यहां तक का एक रे ऐसा ही इधर डाइवर्ट करी, अगर मैं ये दोनों रे देख रहा हूं तो इसके लिए इस केस में ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं। मैं सिर्फ इतने केस को दोबारा यहां देख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको यहां देखूंगा तो आप यहां से इजीली देख पाओगे, अब ये वाली रे इंसिडेंट रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं यहां पर आई एंगल बनाता हूं, यहां पर आर एंगल बनेगा, है कि नहीं। दोबारा मैं बनाया, दोबारा मैंने केस ले लिया कि मान लो ऊपर का मीडियम डेंसर है, नीचे का मीडियम रेयर है, तो ये वाला मीडियम कहलाएगा, इसमें जो रे आ रही है इनकमिंग रे वो इंसिडेंट रे कहलाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, उसी तरह एंगल भी ऐसे रहेंगे। तो यहां पर देख पाएंगे आप कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इस केस के लिए इसका नोट है, ठीक है। तो इन नोट को भी ध्यान रखना एंगल से, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे कि ऐसा डायग्राम बोल देगा आपको कि यहां पर बताइए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, अब आपसे यहां पर एंगल दे दिया, ये एंगल 30, ये एंगल 45 है ना, और पूछा बताओ विच मीडियम इज डेंसर मीडियम, तो आप कहोगे, आप यहां से आप देख पा रहे हो यहां पर एंगल कम था, यहां पर ज्यादा था, ये वाला केस ये है आपका। तो जिसमें एंगल कम हो वो क्या हो आपका डेंसर मीडियम। सिमिलरली आपको वो वाला ऊपर वाला केस देते इस तरह से ये वाला आपका एंगल 45, ये वाला 30, ये मीडियम 1,
ए मीडियम 2, बताओ विच मीडियम इज डेंसर मीडियम, तो आप कहोगे जिसमें एंगल कम है वो क्या है, ये वाला मीडियम आपका डेंसर है। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रियल और डेंसर से भी बन सकते हैं, उसमें आपको एंगल पहचानना आना चाहिए, एंगल पहचानना आना चाहिए, और आपको ये वाला पॉइंट ध्यान देना चाहिए दोनों कि क्या होगा जब लाइट रियल से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रियल में जाएगी, तब क्या होगा, है ना। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आप एक बार नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कुछ एग्जाम्पल जो आप डे लाइफ में देखते हो वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले एग्जाम्पल है कि मान लो यहां वाटर में कोई कॉइन पड़ा हुआ है, तो ये आपका बॉटम में पड़ा हुआ है, बट आप जब इसको देखोगे तो आपको इसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर दिखेगी। कैसे दिखेगी हम जानते हैं, मान लो आपको यहां से आप इसको देखने वाले हैं, ये आप क्या कहें, तो यहां से रे इस तरह से आएंगी और ये थोड़ी सी बेंड करेंगे ऐसे, इस तरह से, और ऐसे रे आई और ये इधर बेंड की। यहां पर आप देख पा रहे हो कि रे हल्की सी बेंड हुई है उधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर बेंड करेगी, तो हम यहां पर ये हाइट थोड़ी सी रेज हो जाएगी। यानी कि क्या है कि हाइट या फिर हाइट कहो या डेप्थ कहो, हाइट ले तो कोई बात नहीं, हाइट ऑफ कॉइन अपीयर टू राइज, हमको ऐसा लगा कि वो थोड़ी सी उठी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आपको, वो है मान लो अगर आप यहाँ पर पेंसिल रखते हो पानी के अंदर, पेंसिल रखते हो तो वो भी पेंसिल आपको मान इस तरह रखी आपने, वो भी आप हल्की सी थोड़ा सा टिल्ट करवाता सा, ये पेंसिल है, पेंसिल आपको हल्का सा टिल्ट करके दिखाई पड़ेगी इस तरह से, तो आप इसे कह सकते हो बेंडिंग ऑफ पेंसिल। ये पेंसिल है मान लो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इजीली, ये यहाँ पर इस यहाँ से थोड़ी सी पेंसिल बेंड होती नजर आ रही है, तो इसलिए हमारा क्या है बेंडिंग ऑफ पेंसिल। ये कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे होंगे जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। तीसरा हम जानते ही है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स होते हैं वो रात में ट्विंकल करते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से करते हैं। हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स बनी होती हैं एटमॉस्फेयर की, कुछ आपकी डेंसर लेयर होती हैं, कुछ आपकी रियल लेयर होती हैं, उनसे लाइट थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्ट होती हुई आती है, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकल करते दिखाई पड़ते हैं। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप बताओ आप खुद। मान लो ये आपका एक मीडियम है, ये रे इस तरह आ रही है इंसिडेंट रे, और अब बताओ ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये है, अब बताओ इसके अगला पार्ट क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी, इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, ये सब बातें बताओ। जिसको पता है वो इन बातों का जवाब दीजिए। पहला, इस डायग्राम को पूरा करो, ठीक है, डायग्राम को क्या करना है, पूरा करो, ड्रॉ डायग्राम, ठीक है। दूसरा, और रिफ्लेक्टेड एंगल बताना अपना, और इंसिडेंट एंगल बताना आपने। अच्छा बताइए, तो डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले। जब ये इस तरह से आई है तो ये बिल्कुल बिना डेविएट करे, बिना रिफ्लेक्ट करे सीधा गुजर जाएगी। पहले तो ये वाली चीज किस किसका ये करेक्ट था वो बताओ कमेंट करके एक बार। अच्छा, अब देखो यहां पर एंगल हमने देखा ये नॉर्मल है, नॉर्मल ही आपका परपेंडिकुलर होता है, तो वही नॉर्मल वही इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट एंगल की क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा
0। ये वाला यहां विजिबल है आपको? अच्छा, तो देखो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया? 0। ये वाला केस मैंने पहले भी आपको मिरर से पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था कि अगर ये आपका मिरर इस तरह से है और कोई रे अगर इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो इंसिडेंट एंगल कितना बनेगा? उस टाइम भी इंसिडेंट एंगल 0 बना था, क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग है बिल्कुल। वैसे ये भी नॉर्मल के अलोंग आ रही है, उसे कोइंसाइड कर रही है, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल इज 0। वैसे ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल और कोई डेविएशन नहीं, तो बिना डेविएट करे, बिना बेंड करे लाइट गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये वाला अच्छा एग्जांपल था, ये आपको एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने कुछ लॉज रिफ्लेक्शन के अंदर लिए भी पढ़े थे, उसमें मैंने 2 लॉ लिखवाए थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखवाए थे। पहला लॉ क्या था कि ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। वैसा ही सिमिलर सा इसमें लिख देंगे, बिल्कुल सेम है। हमने देखा कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये तीनों ही एक पॉइंट में है और एक ही प्लेन में है, ये वाला प्लेन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका इस प्लेन से एक्सवाई प्लेन से ये एक्स जेड में आ रही है, ऐसा तो है नहीं। ये एक्सवाई प्लेन है आपका और एक्सवाई प्लेन में ही रे आ रही है और जा रही है इस तरह से। ये भी एक्सवाई प्लेन है, पूरा बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के अंदर से लाइट आ रही है, वहीं गुजर जा रही है। ऐसा है नहीं कि बोर्ड में से कोई इस डायरेक्शन में आएगी लाइट, बाहर की ओर आएगी तब प्लेन बदल जाएगा। फिलहाल बोर्ड के प्लेन में है तो इनके सेम प्लेन में है ना। बच्चों को प्लेन समझ में आता है कि प्लेन क्या चीज है। ये बोर्ड एक प्लेन है जिसमें लाइट दिखाई पड़ रही है आपको। तो पहला लॉ वही है, ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies at same point and same plane। ठीक है, दूसरी बात, the ratio of sine of incident angle and sine of refracted angle is always constant। मतलब क्या इसका कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। जिस तरह रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता है आई बराबर आर होता है हमेशा, तब रिफ्लेक्शन बन जाएगा। वैसा ही अगर साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आ जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इसका एक नाम भी है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट है स्नेल्स, तो उनके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कह सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी कह सकते हैं।
ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन बाद बताएंगे, अभी जान लेते हैं केवल इतनी बात कि रेशो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों का रेशो साइन रेशो कांस्टेंट रहेगा, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहलाता है, और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा लॉ और है, उसको भी लिख लेते हैं, हालांकि आप दो ही लॉ काफी है, पर तीसरा एक लॉ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, यानी हमने देखा कि स्पीड तो बदलती रहती है, कि एक मीडियम अलग स्पीड है, दूसरे मीडियम में अलग स्पीड है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमेशा या ऑलवेज कांस्टेंट या सेम इन ऑल मीडियम्स। जितने भी मीडियम रहेंगे उन सभी में एक चीज बराबर रहेगी, लाइट की फिक्स रहेगी, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हम जानते हैं लाइट एक वेव है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा इसकी कांस्टेंट होती है। आपने 10th क्लास में फॉर्मूला, उसमें 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल टू लैम्डा या लैम्डा न्यू। यहां पर C क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या था, वेवलेंथ, और ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी। हाँ, इन दोनों में आपने देखा कि स्पीड जो है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं मैं आपको, यहां पर स्ट्रक्ट लिख लेना नोट, ये आपको याद रहना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट यानी C इन एयर, एयर कहो या वैक्यूम कहो, इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है, कि क्वेश्चन में आपको ये कभी देगा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है ना, उसको हम अगर पर सेकंड में कन्वर्ट करें और तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगी SI यूनिट में। ठीक है, अच्छा, इसको हम C से डिनोट भी करते हैं, इसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी ये, और ये आपकी वेवलेंथ। अब आपको वेवलेंथ वाला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन तो आपने 9th में कर लिए थे, हम 10th में कुछ और आगे बढ़ के करेंगे। ठीक है, ये 3 लॉ हो गए हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अगर मैंने कहा कि आपको हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, अगर मैं 2 मीडियम की स्पीड को आपस में कंपेयर कर दूं तो उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड, तो ये क्या है, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर कहो या वैक्यूम कहो, एक ही बात है, वैक्यूम और एयर सेम चीज है। ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जो मीडियम आपको दे रखा है, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं n से डिनोट करता हूं
सिंबल क्या है इसका, या हम कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है, तो एन इक्वल हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम माइनस v। तो ये होगा आपका फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर हमने पहला मीडियम यहां पर एयर रखा है तो इसको हम और एक नाम दे सकते हैं कि एब्सोल्यूट, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर जो एक मीडियम रखा है वो रखा है एयर। तो एयर तो हर जगह है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो उस मीडियम का ही आएगा, तो इसलिए इसका हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो मैं कहता हूं जो दूसरा मीडियम है वो आपका वाटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये है आपका। तो आप जब यहां पर आपका ये सॉल्व करके जो आएगा उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, एयर तो हर जगह है, दूसरा जो मीडियम है उसी का नाम यहां पर आएगा। ठीक है, यानी कि जो अपॉन में है उसी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, यहां हम इसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दो नाम इसके ही हैं। ठीक है, अच्छा, और इंपोर्टेंट बात क्या है इसके अंदर नोट करने वाली बात, ये है इसकी यूनिट। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होता है, बताइए। सभी इसको कोर्स देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए और बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या हो सकती है। गुड, हम देख रहे हैं कि यहां पर भी मीटर पर सेकंड, यहां पर भी मीटर पर सेकंड, दोनों कट जाएंगे तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब सोचो हमने एक क्वांटिटी और पढ़ी थी पिछली क्लासेस में जो कि यूनिटलेस थी, बताओ कौन सी थी वो? हाँ, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि उसके ऊपर भी हाइट है और नीचे भी हाइट है, दोनों की यूनिट होती है मीटर। तो ये इसकी मीटर और ये भी मीटर, दोनों मीटर यूनिट कट जाएंगी, तो ये भी क्या है, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इस पर आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं आप, ताकि आप इसे सॉल्व कर सको, ताकि आपको इस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आसान सा, फिर हम बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप खुद रीड करो और खुद से ट्राई करो और आंसर को कमेंट में लिखो। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज गिवन। आपको वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, कितनी गिवन है, वो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या रखा है नेक्स्ट, एंड इन ग्लास, ग्लास के अंदर भी दे रखा है आपको वेलोसिटी इन ग्लास यानी Vg इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ईच केस, दोनों केस में हमको वाटर के लिए, यहां पर वाटर के लिए है, यहां पर ग्लास के लिए है, दोनों के अंदर बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बी पार्ट क्या रखा है, विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर। पहले हम देखते हैं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
फिर हम बताएंगे सेकंड पार्ट। तो हम देखते हैं, हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू सी बाई वी। सी की वैल्यू ऑलरेडी याद रहती है। देखो क्वेश्चन में सी की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको बाय हार्ट लर्न करनी है, आपको याद भी होगी, है ना? सबको याद है क्या? अच्छा, गुड। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 2.25 इंटू 10 की पावर 8 सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा तो हम कर सकते हैं 3/2.25, एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 300 अपॉन 225। इससे काट दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 नंबर 225, 25 यहाँ पर 25 बन जा बार, फिर 5 आएगा, 50 हो जाएगा यहाँ पर 2 जा बार। ठीक है, आसान है। ये देगा 12/9, इसको 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 3 3 जा, दोबारा आप 3 से काटेंगे तो 3 बन जा, पॉइंट आएगा, फिर आपका 1 बचा तो 3 3 जा 3 3 जा। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सिमिलरली हम कर देंगे इसको n इक्वल टू n ऑफ g ग्लास। हम 3 इंटू 10 की पावर 8 2 इंटू 10 की पावर 8 ऊपर हमने किया c बाई v। यही था फॉर्मूला, है ना? इसलिए कट जाएगा तो क्या बचा 3/2, 3 का हाफ होता है 1.5, तो Ng आ गया 1.5। अब सेकंड पार्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसर। डेंसर कौन सा होगा? जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, ज्यादा होगा, वही मीडियम डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि Ng इज ग्रेटर देन Nw। हम कह सकते हैं कि ग्लास, ये पार्ट क्या है? ग्लास इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अगर आप स्पीड को देखो, स्पीड ऑफ लाइट और डेंसर यानी कि डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लो यहाँ पर, हमने देखा यहाँ पर, ये देख लो Ng, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट था आपका, C कांस्टेंट है, यहाँ पर Vg ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Vg, है कि नहीं? ये भी आप केस ध्यान रख सकते हो। इस पर भी पूछ सकता है आपको कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n गिवन है 1.3, n2 गिवन है 1.5, n3 गिवन है 1.73। बताइए किस मीडियम के अंदर, या फिर क्या देगा, अरेंज बोल देगा, अरेंज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्लोइंग मीडियम इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बढ़ते क्रम में नहीं है। ठीक है, दिए गए मीडियम्स के अंदर आपको क्या करना है? लाइट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने देखा इसके अंदर जो स्पीड है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे कम है, तो स्पीड इसके अंदर सबसे ज्यादा होगी और इसके अंदर स्पीड सबसे कम होगी। हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो V3 सबसे कम होगा, V2 उससे ज्यादा होगा और V1 उससे ज्यादा होगा। क्योंकि हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी स्पीड सबसे कम है, उसके अंदर लाइट की स्पीड, है ना? तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी बन सकते हैं, आपको ये पता होगा। यहां पर तो मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला। यहां पर ये भी क्या है? ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा मीडियम जो है वो हमने बाय डिफॉल्ट एयर लिया है ना। अब क्या हो कि अगर दोनों ही मीडियम अलग अलग है, मतलब एक एयर के बजाय हमने दो मीडियम ले लिए, वाटर एंड गिलास, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड गिलास, ऐसे ढेर सारे अलग अलग मीडियम ले, तब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसका नाम रहेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जब आपका दूसरा मीडियम क्या हो, दूसरा मीडियम अदर देन एयर हो। दूसरा मीडियम अगर अदर देन एयर है, एयर के अलावा कोई और मीडियम है, तो हम उस टाइम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहेंगे, उस टाइम हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।